तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन स्पेशली फॉर फिजिकल एजुकेशन के लिए। इससे पहले मैंने आप लोग को यूनिट नंबर 1 कवर करा दिया हूं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम ऐसे बहुत ही बड़ा है, वो है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चीजों को देखेंगे, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन घर पे बैठकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, वरना मैं गारंटी देता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन में फेल हो जाऊंगे पहली बार, क्योंकि ये सिलेबस एकदम नया है और क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग वाले आते हैं सीयूटी में। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुम्हारे भैया ने लेकर आ गया तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं। मतलब ये पूरा जो पीडीएफ पढ़ाने वाला हूं उसमें से देखकर ये सारी चीजें मेरी बुक के अंदर गई। साथ में आपको करना क्या है, वीडियो देखने के बाद पॉज करना है और सारे क्वेश्चंस लगा लेना है इसके अंदर। इसके अंदर मिल रहे कंप्लीट नोट्स, प्रॉपर माइंड मैप्स, ढेर सारे क्वेश्चन जो एक्चुअल में सीयूटी एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, वो भी आंसर की और कंप्लीट आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रीवियस ईयर का पेपर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर, जिसके थ्रू फिजिकल एजुकेशन में 100 मार्क्स लेकर आने के लिए ये मेरी बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, ऑफर करवा दिया हूं, जाओ आज ही ऑर्डर करो और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के बाद सीयूटी की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को देखना है, वो है आखिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है। उसको समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिर साइकोलॉजी होती क्या है। इट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इट इज द फाउंडेशनल टू अंडरस्टैंड एथलीट एंड देयर परफॉर्मेंस। क्या मतलब? तो साइकोलॉजी बेसिकली ये समझाने का काम करता है कि कोई भी इंसान आखिर क्या सोचता है और कैसे बिहेव करता है। इसको कंप्लीट समझाने का काम साइकोलॉजी का होता है दोस्तों। तो साइकोलॉजी के ऊपर डिफरेंट अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस दिए हैं कि साइकोलॉजी डील विद द रिस्पॉन्स टू एनी एंड एवरी काइंड ऑफ द सिचुएशन दैट लाइफ प्रेजेंट्स। पिल्सबर्ग ने कहा है कि साइकोलॉजी में बी मोस्ट सैटिस्फैक्टरी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्रॉ ने कहा है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। वॉरेन ने कहा है इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द म्यूचुअल इंटररिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। सभी का अल्टीमेटली यही मतलब निकल के आता है कि साइकोलॉजी किसी भी इंसान के माइंड को स्टडी करने का काम करता है। अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग कई बार डेफिनेशन पूछ ले जाती है, तो कोशिश करना है कि यार ये कुछ नाम याद रहे और थोड़ी बहुत उनके रिगार्डिंग चीजें याद रहे। अब बात करते हैं कि आखिर साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है। इसकी डेफिनेशन पहले कहा गया कि ये साइंस है दोस्तों सोल को समझने के लिए, फिर कहा गया कि ये साइंस है माइंड को समझने के लिए, फिर कहा गया कि ये साइंस है कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, और अब कहा जा रहा है कि दोस्तों ये इंसान के बिहेवियर को समझने का काम करता है। अब बात करते हैं कि आखिर स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी तो समझ में आ गया होगा। अब स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि कोई भी एथलीट के माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसे बिहेव करने वाला है और कितना स्ट्रॉन्ग गेम वो अपने दिमाग के अंदर सेट कर रहा है। ये सब कुछ स्टडी करने का काम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का होता है। सिंपल साइकोलॉजी मतलब नॉर्मल लोगों के माइंड को स्टडी करना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मतलब सिर्फ प्लेयर के माइंड को स्टडी करना। आई होप क्लियर हुआ। तो ऐसे डिफरेंट डेफिनेशन अलग अलग ऑथर्स ने दी हुई है दोस्तों। एम के बर्नर्स ने कहा है कि इट डील्स विद द फिजिकल फिटनेस परफॉर्मेंस थ्रूआउट द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम। ब्राउनी भैया ने कहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल लेवल ऑफ स्किल स्पोर्ट्समैन। ब्रांड ने कहा है दोस्तों इट एम टू मेक बेटर एथलीट टू अंडरस्टैंड सोशल रिलेशनशिप एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग दी परफॉर्मेंस। और सिंगर साहब ने कहा है encompasses scholarly education and practical activity for understanding and influencing behavior in athletics and physical education। तो सबका सिंपल मतलब क्या हुआ? स्पोर्ट्स के दौरान प्लेयर के माइंड और बिहेवियर को समझना। अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है स्ट्रेस में, तो उसकी साइकोलॉजी से उसको समझा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है एक्चुअल में कोर आइडिया क्यों है। याद रखना, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लोगे तो इसके थ्रू उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उनके गेम को बेटर कर सकते हो। अब आखिर कौन कौन से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऐसे एस्पेक्ट है जिसके थ्रू आप लोग उनको समझ सकते हो? उनके बिहेवियर को देखकर, उनके मोटिवेशन लेवल को देखकर, उनके एस्पिरेशंस को देखकर आप ये समझ सकते हो क्या यार ये प्लेयर जो है अपने एंड से सच में अच्छा एफर्ट डाल भी रहा है कि नहीं, और नहीं डाल रहा है तो उसको उतना अच्छे तरीके से ग्रूम किया जा सकता। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ, तो इन अदर वर्ड अगर मैं कहूँ दोस्तों तो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंसेस स्पोर्ट्स, एथलीट परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। अब बात करते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप के रोल जो कि साइकोलॉजी के आप लोगों को देखने को मिलते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। याद रखना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी को नहीं समझा सकती है। इसके अलावा आप लोग को और भी डिफरेंट चीजों के थ्रू लाइक स्पेशली मेंटल स्टेट को समझ के आप लोग उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और उसके परफॉर्मेंस लेवल को बेटर बनाने में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका मोटिवेशन चेक करो, क्या वो सच में यार अचीव भी करना चाहता है कि नहीं जिंदगी में। नहीं करना चाहता तो उसको मोटिवेट करो। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रहा है तो उसको कॉन्सेंट्रेट कराने में ध्यान देने का काम आपको
करना है। कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, प्लेयर पे ट्रस्ट करना है और उसको समझाना है कि तू अच्छा कर सकता है। और रेजिलियंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि अगर अच्छा नहीं भी खेले, हार भी गए तो बाउंस बैक करना है यार, वापस से मेहनत करना है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे स्पोर्ट्स के लिए। बात करते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। तो देखो यार, एक काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई थी 2022 के अंदर, जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने ये कहा है कि जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है ना, ये सच में किसी भी स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में बहुत हेल्प करता है। साथ में स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी सच में सपोर्ट करती है इंजरी में जल्दी से रिकवरी करने के लिए, टीम कोहेशन के लिए, जिससे कि एथलीट अपने आप को बेटर बना पाए। की बेनिफिट क्या है दोस्तों? मेंटल टफनेस मिलती है, फोकस कर पाते हो, कंपटीशन में प्रेशर नहीं रहता है, कंसंट्रेशन कर पाते हो, अटेंशन रहता है, सारी चीजों के डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखते हुए टीम कोहेशन बना पाते हो, सभी लोगों के साथ मिलकर खेलने का एक आप लोग को बेटर मौका मिल पाता है, इंजरी से रिकवरी के लिए हेल्प मिलती है। अगर आप लोग को खुद से दिल में आए कि यार मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा तो हो जाओगे, वरना अगर सोचोगे ना हाँ मेरे तो हाथ ही टूट गया तो बस वो टूटा ही रहता। अगर टॉपिक की बात करते दोस्तों, कैसे आप लोग साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो, कौन कौन सी मेथड है। सबसे पहला होता है दोस्तों विजुअलाइजेशन। आप लोग के ना दिमाग में इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। क्या मुझे कैसे भी करके कॉन्फिडेंट होकर अपने माइंड को रीड करके एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस दिखाना ही है, करके गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई मेरे को एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना है, मुझे टूर्नामेंट में जीतना ही है, तो इसके लिए आपको स्मार्ट गोल करना पड़ेगा। स्मार्ट का परफॉर्म आ सकता है दोस्तों स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंडेड गोल। इसके अलावा पॉजिटिव टॉक करना जरूरी है, खुद से आपको बात करना जरूरी है कि यार देखो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए, बेटर ट्रेनिंग करूंगा जिससे टूर्नामेंट में अच्छा प्रिपेयर कर पाऊं। और आप लोग को माइंडफुलनेस ट्रेनिंग करना जरूरी है, जिससे स्ट्रेस और जो एंजाइटी आपको आ रहा है उसको रिड्यूस कर पाओ और फोकस कर पाओ आप गेम्स में। इसके अलावा दोस्तों आप लोग का ना एक प्री गेम रूटीन भी होना जरूरी है। मतलब क्या कि यार कंपटीशन शुरू होने से पहले जो एंजाइटी रहती है उसको हटाना जरूरी है। अगर वो हटा दी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग का परफॉर्मेंस लेवल स्पोर्ट्स में बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों जो जो चीजें आप लोग को अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजों को यहाँ समराइज कर दिया हूँ। आप लोग एक बार चाहे तो उसको पॉज करके रीड कर लो। आई होप आप लोगों ने इसको पॉज करके रीड कर ली होगी। जो भी चीजें समझाया बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीजें आप लोग को फिजिकल एजुकेशन की मेरी बुक के अंदर गिवन है। तो वीडियो देखने के बाद प्लीज नोट से रिवाइज कर लेना और क्वेश्चंस लगा लेना। कुछ फैक्चुअल डेटा आप लोगों को बता देता हूँ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में। 15% आप लोगों की परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है साइकोलॉजी के दम पे। 10 से 20% तक के दोस्तों साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअल में आप लोगों की जिंदगी में कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और ये एथलीट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। 23% विजुअलाइजेशन एक्यूरेसी डेवलप हो जाती है, मोटर स्किल्स को बेटर कर पाते हो, जिससे कि एक्यूरेसी आप लोग सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओ। इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे सेरेना विलियम्स है, टेनिस में बहुत बड़ा नाम है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने विजुअलाइजेशन पावर के दम पे अपने गेम को तुरंत बदल देती थी। हुसैन बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों स्प्रिंट में इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं सिर्फ और सिर्फ प्री गेम रूटीन के दम पे। यह हमेशा म्यूजिक सुना करते थे मोटिवेट होने के लिए। माइकल फिलिप जो कि स्विमिंग में आज के टाइम में 23 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल स्ट्रेटजीज के दम पे। और विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो गोल सेटिंग करने में ध्यान देते हैं। टीम भले ही कैसा भी खेल रही है लेकिन कोहली हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा दोस्तों सिमन की अगर मैं बात करूं तो जिम्नास्टिक में माइंडफुलनेस पे ध्यान दिया, जिससे कि मेंटल ब्लॉकनेस अगर आ भी रहे लाइफ में उससे ओवरकम होकर इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छा कमबैक किया था। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन एक किस्म से आपको किसी भी काम करने के लिए जो अंदर से आपको एनर्जी या एक रीजन मिलता है वो होता है दोस्तों मोटिवेशन। तो दोस्तों मोटिवेशन मोटिव वर्ड से निकला हुआ है जो आपको स्टिमुलस करता है आपके गोल को अचीव कराने के लिए। बेसिकली दो टाइप के आपके मोटिवेशन होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो खुद से आपको मोटिवेशन आता है, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करता है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आउटसाइड सोर्स के थ्रू आता है। मतलब मैंने मोटिवेट कर दिया आपको आके, वो एक्सट्रिंसिक होता है लेकिन ज्यादा दिन तक की नहीं चलता। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए आप लोग के अलग अलग यार वो हो सकते हैं डिजायर्स कि आपको कुछ अच्छा करके दिखाना है, आपको कोई रिवॉर्ड जीतना है, किसी को आप मम्मी पापा से शाबाशी चाहिए आपको इसलिए आप कर रहे हो, अपने परफॉर्मेंस लेवल को बेटर दिखाना चाहते हो दुनिया के सामने। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग मेडल, मनी, इन सब के लिए स्पेशली यंग एथलीट एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट हो जाते हैं, या रिकॉग्नाइजेशन के लिए, अचीवमेंट के लिए एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट लोग हो जाते हैं। याद रखना दोस्तों कोई भी एथलीट अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन के दम पर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एथलीट की परफॉर्मेंस लेवल अगर अच्छी आ रही है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सट्रिंसिक
मोटिवेशन काम नहीं करता, करता है, लेकिन जब तक कि खुद से नहीं आएगा सीयूटी के लिए पढ़ना, तो फिर कैसे पढ़ोगे। अब क्या क्या टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप मोटिवेट हो सकते हो। कोई गोल सेट कर लो आप लोग कि यार मुझे लाइफ में इतना अच्छा करना ही है, परफॉर्मेंस दिखाना ही है। कई लोगों को रहता है कि यार मुझे बेटर रिकॉर्ड्स बनाना है, हर बार लास्ट ईयर जो परफॉर्म किया उससे बेटर इस बार करूंगा। कई लोगों को रहता है कि यार मुझे ना शाबाशी चाहिए, लोग मुझे यार अप्रिशिएट करें, ये वाले कॉन्फिडेंस होता है। कई लोग को ऐसा रहता है कि यार लोग मेरे लिए नाम चिल्लाए, मेरा फेम बने। इस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं। मोटिवेशन म्यूजिक के थ्रू, मोटिवेशन सॉन्ग्स के थ्रू, मोटिवेशन स्पीच के थ्रू भी आप लोग मोटिवेट हो सकते हो। अब बात करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक होती है। यार कई लोग चाहते हैं कि उनके मम्मी पापा आके उनको शाबाशी दे देना, म्यूजिक सुन सकते हैं। किसी को सच में एक हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट देखकर भी मोटिवेट हो जाते हैं। आप गली में खेल रहे थे, आपको कोई आके बोले कि एक्चुअल ग्राउंड में आके खेलो, तो आप मोटिवेट होकर बहुत अच्छा खेलोगे। सेल्फ टॉक के दम पे भी आप मोटिवेट हो सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर भी, क्या क्या तगड़ा टर्फ है यार, क्या सही स्पोर्ट्स मैदान है भाई, यहाँ पे खेलेंगे तो मजा आ जाएगा, ऐसे भी मोटिवेट हो सकते हो। कैश और रिकॉग्नाइजेशन के दम पे भी मोटिवेट हो सकते हो। मोटिवेशन के कुछ रियल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो रोनाल्डो फुटबॉल में इंट्रिंसिक पैशन के दम पे आज के टाइम पे फुटबॉल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन गए। डिफरेंट डिफरेंट मेडल्स और जीत गए जब से उन्होंने जेवलिन में अपना नाम बनाया। उसके बाद से हर इंडियन उनको इतना सपोर्ट करने लग गया कि वो हर स्पोर्टिंग इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पीवी सिंधु की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने अंदर एक बैलेंस इंट्रिंसिक जॉय लेकर आई, जिसके दम पे बैडमिंटन पे उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर पर्सनालिटी होती क्या है। तो याद रखना पर्सनालिटी अलग अलग तरीके से समझाई जा सकती है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी को समझाया। एक बार पॉज करके रीड करो। तो अगर मैं एकदम सिंपल वे में समझाऊं कि पर्सनालिटी क्या होती है, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी भी इंसान का ओवरऑल नेचर, उसका बिहेवियर और उसका थिंकिंग स्टाइल कैसा है, जिससे कि दुनिया के बाकी लोगों के कंपैरिजन में उसको हम दुनिया के बाकी लोगों के कंपेयर में वो बाकियों से बेटर निकल के आ रहा है। बट हमेशा ये जरूरी नहीं कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी ही हो, थोड़ी खराब पर्सनालिटी भी हो सकती है, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। वो है फिजिकल, सोशल, मेंटल और इमोशनल डायमेंशन के दम पे। फिजिकल डायमेंशन के दम पे हम लोग फर्स्ट टाइम किसी को भी जज कर लेते हो कैसा है क्या है, लेकिन वो प्रॉपर वे में उसको हम लोग जज नहीं कर सकते। उस पर्सनालिटी को फिजिकल डायमेंशन के थ्रू। मेंटल डायमेंशन वन ऑफ द बेस्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके थ्रू हम लोग मेंटल डायमेंशन के थ्रू पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। आज के टाइम में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है वो मेंटल डायमेंशन के थ्रू ही अपना नाम बना चुके हैं। इमोशनल डायमेंशन में आएंगे धोनी जैसे लोग जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। और सोशल डायमेंशन जिसमें कि लोगों से आप सोशली इन्फ्लुएंस हो पा रहे हो, इतना पावर हो उसके अंदर। तो ये सारे डायमेंशन आप लोग को उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप लोग पर्सनालिटी को समझा सकते हो। तो बॉडी टाइप के थ्रू भी आप किसी भी पर्सनालिटी को समझा सकते हो, वो शेल्डन मेथड कहलाती है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है एंडोमोर्फ, जहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मोटा है, जैसे बोलते हैं ना यार तो मोटा है, मतलब आपने उसकी पर्सनालिटी को मोटे के पॉइंट से डिफाइन करे, उसे कहा जाता है एंडोमोर्फ। अगर कहें कि यार क्या मस्कुलर बॉडी, क्या तगड़ी बॉडी है यार, मतलब वी शेप बॉडी स्ट्रक्चर बन गया है, ब्रॉड शोल्डर है, मस्कुलर आर्म्स है, तो ये कहा जाएगा मीजोमोर्फ दोस्तों। और एकदम खत्म टाइप की बॉडी, एकदम केटीएम बॉय टाइप का शरीर है, तो उसे हम कहते हैं एक्टोमोर्फ, जहाँ पे शरीर में ना के बराबर कुछ होता है। लेकिन स्पोर्ट्स की फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। मीजोमोर्फ लाइक जिम्नास्टिक, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग जैसी स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर आपको मीजोमोर्फ की जरूरत पड़ेगी। एक्टोमोर्फ में आप लोग को जरूरत पड़ेगी साइकिलिंग, हाई जंप जैसे स्पोर्टिंग इवेंट में। और एंडोमोर्फ की जरूरत पड़ती है, आप तो जानते ही हो यार, वेट लिफ्टिंग हो रहा हो बहुत ज्यादा, या फिर सुमो रेसलिंग में आप लोग को ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी को जंग्स क्लासिफिकेशन के थ्रू समझते हैं। जंग्स क्लासिफिकेशन ने किसी भी पर्सन की मेंटल बेसिस पे समझाया है कि वो पर्सन कैसा है। तो इंट्रोवर्ट हो सकता है, वो गुड लिसनर रहेगा, सेल्फ अवेयर रहेगा, रिजर्व रहना पसंद करेगा, ज्यादा बड़ा ग्रुप सर्कल्स का नहीं होता है। एक्सट्रोवर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये इंप्रेसिव होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा सोशल हो जाता है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रहता है, सेंटर ऑफ अटेंशन होता है ग्रुप का। लेकिन एक और टाइप होता है दोस्तों जो इन दोनों का ब्लेंड होता है, वो है एम्बिवर्ट। ये गुड लिसनर भी होते हैं, बात करना भी जानते हैं, बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर इनके पास होता है, और सबसे बेस्ट पर्सनालिटी एम्बिवर्ट ही होती है। नेक्स्ट है दोस्तों बिग 5 थ्योरी, जिसमें आप लोग याद रख सकते हो टर्म से ओशियन से। ओशियन मतलब सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की। ओ से आता है ओपननेस, जो क्रिएटिव माइंडसेट का होता है, नई चीजों को जानने सीखने में हमेशा रेडी रहता है। सी से कंसाइशियसनेस होता है, जो गोल ओरिएंटेड रहता है, अपने गोल को अचीव करने में ध्यान देता है, डिसिप्लिन रहता है। एक्सट्रोवर्ट दोस्तों वो होते हैं जो बात करने में बहुत तेज रहते हैं, हर किसी से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। एग्रीबलनेस टाइप के वो लोग हैं जो किसी की बात पे भी आ जाते हैं, मान जाते हैं जल्दी से। और न्यूरोटिज्म जो हमेशा मोटी टाइप के होते हैं, रोतलू डेंचर होगा, नेगेटिव सोचेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि आप लोग को चीजें क्लियर हो गई। अगला जो टॉपिक है आप लोग का वो ये है कि कैसे साइकोलॉजिकल टेक्निक के थ्रू आप लोग इमोशनल मैनेजमेंट को कर सकते हो अचीव। तो याद रखना अलग अलग टर्म्स के अंदर ब्रीथ टेक्निक आप लोग यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग अपने माइंड को काम डाउन कर सकते हो। ये टूर्नामेंट शुरू होने के पहले की जो एंजाइटी को रिड्यूस करने में काम करता है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये रिकवरी सेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। माइंडफुलनेस याद रखिएगा दोस्तों, हाई प्रेशर सिचुएशन के टाइम पे आप लोग उसको यूज करते हैं।
जिसमें बेनिफिट मिलता है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का। इमोशन एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो उस टाइम पे आप लोग बातें कर लो, जिससे होगा क्या, आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाओगे, आपका माइंड शांत हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो याद रखना अपने एंगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो इसमें हेल्प करता है, क्योंकि कई ऐसे कॉन्टेक्ट गेम्स होते हैं जैसे बॉक्सिंग हो गया, उसमें टच वच हो जाती है बॉडी, को दिमाग खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं स्पोर्ट्स, इमोशन, एंजाइटी एंड एग्रेशन। स्टडी ये शो करती है अगर आप रेगुलर पार्टिसिपेशन करते हो स्पोर्ट्स के अंदर तो आप लोग का इमोशन बेटर रहेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाओगे। 2021 के अंदर एक स्टडी हुई थी दोस्तों, स्पोर्ट्स ऑफ जनरल और स्पोर्ट्स साइंस ने कहा था कि रेगुलर एक्सरसाइज एक्चुअल में आपकी जिंदगी के अंदर के जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, वो भी स्पेसिफिकली हर एज ग्रुप के। मतलब स्पोर्ट्स खेलोगे तो इमोशंस अच्छे रहेंगे, डेली लाइफ अच्छी रहेगी, एग्रेशन पे कंट्रोल कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन भरी जिंदगी नहीं रहेगी, एंजाइटी को आप मैनेज कर सकते हो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो। और अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्रिटिसिज्म झेल रहे हो, तो अगर स्पोर्ट्स जाके खेलोगे तो ये सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अब जानते हैं कि कैसे आप लोग इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स के थ्रू। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है हाउ स्पोर्ट्स मैनेज इमोशंस। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि जो स्ट्रेस बिल्डअप हो चुका है उसको आप रिलीज कर सको। इसके बाद आता है कॉम्पिटिशन फेज, जो एथलीट के बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखाने का काम करता है, लेकिन एक्सरसाइज करने की वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ पे हट जाती है। रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको टीच करते हैं कैसे आपको अपने सेल्फ कंट्रोल करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। टीम वर्क आपको ये सिखाती है कैसे आप लोग को दूसरों की केयरिंग करना है, इमोशनल सपोर्ट कैसे देना है, और लास्ट में आता है रिलैक्सेशन, जो एक्चुअल में आपके मूड को इंप्रूव करने का काम करता है और मेंटल टायर्डनेस हटाता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्चुअल डेटा इमोशन और स्पोर्ट्स के, तो 20 से 30% एंजाइटी रिडक्शन में हेल्प करता है अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो। ये WHO ने 2022 के अंदर कहा है, स्पेशली एडोलेसेंस और एडल्ट के अंदर देखा गया। इंट्रिंसिक परसिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के दम पे आप लोग अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना सीख जाते हो और इमोशंस पे कंट्रोल करना जान जाते हो। एरोबिक एक्सरसाइजेस जो रहती है दोस्तों एक्चुअल में हेल्प करती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और स्पेशली कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है दोस्तों उसको लोअर डाउन करती है, जिससे कि आप लोग अच्छा फील करते हो। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की, तो MS धोनी से बड़ा एग्जांपल कोई माना नहीं जाएगा इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कैप्टन कूल थे, किसी भी सिचुएशन को अपने आप को काम डाउन करना जानते थे। मैराथन की अगर बात करें तो एग्रेशन पॉजिटिवली लेते थे और हमेशा रूल के साथ स्पोर्ट्स में खेला करती थी। मेसी की अगर मैं बात करूं तो ये इमोशन बैलेंस और कंपोजर पे ध्यान देते थे, जिससे कि आज के टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स एथलीट बन चुके हैं। PV सिंधु की अगर मैं बात करता हूं तो कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर हमेशा रहा इनके अंदर, ये एंजाइटी को मैनेज करना जानती थी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी। अगला टॉपिक दोस्तों आप लोग का डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप थ्रू स्पोर्ट्स। सीधी बात है, लीडरशिप अगर आप लोग को बनाना है तो वो स्पोर्ट्स के दम पे ही बन पाएगी, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग को मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस से गुजारता है, जहां पे आप लोग को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, कभी कभार स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को भी मोटिवेट रहना पड़ता है, जिससे कि ओवरकम करके आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में दे पाओ। तो आगे कैसे स्पोर्ट्स लीडरशिप में हेल्प करता है दोस्तों, तो ये डायनामिक डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कराता है, जिससे कि प्रेशर के सिचुएशन में भी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सको और अपनी टीम को किसी भी सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकाल सको। एक्सपीरियंस लर्निंग देता है दोस्तों, जहां पे आप लोग लोगों के लिए एम्पैथी रखते हो। लीडर के अंदर वो क्वालिटीज होना जरूरी है। टीम कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी टाइप का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिचुएशन खराब हो गई, तो उसको हैंडल करना उसके अंदर आ सके और अपनी टीम को डिसिप्लिन के साथ और रेजिलेंस को समझाने पे ध्यान दे पाए। और साथ में लीडर्स को हमेशा कोचेस से मेंटरशिप्स लेते रहना जरूरी है, क्योंकि यार किसी भी लीडर का या कोई भी मोटिवेटर का एक मोटिवेटर तो होता है ना। बात करते हैं कि कोर लीडरशिप स्किल्स क्या होती है जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू डेवलप होती है। डिसीजन मेकिंग अच्छे से सीख पाते हैं वो लोग, अपने आप को मोटिवेट करना और टीम को मोटिवेट करना सीख पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनकी बेटर रहती है तो टीम वर्क बेटर हो पाता है, और स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग करके वो प्रैक्टिकल गेम पे फोकस करके अपने गेम को पलटना जानते हो। कुछ फैक्चुअल डेटा की बात कर लेता हूं दोस्तों लीडरशिप इन स्पोर्ट्स के बारे में, तो 22% लीडरशिप एफिशिएंसी आप लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है, स्पेशली यूथ्स के अंदर अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाते हैं तो। 15% तक की डिसीजन मेकिंग एज डेवलप हो जाता है किसी भी स्पोर्ट्स एथलीट के अंदर, और डिसीजन मेकिंग बेटर कर पाता है वो रेगुलर नॉन लीडर के कंपेयर में। 10 से 14% का टीम कोहेशन डेवलप होता है दोस्तों स्पोर्ट्स और स्पेशली लीडरशिप के दम पे। MS धोनी से बेस्ट कैप्टन आज तक के आप लोगों ने ना तो देखे होंगे, जो कि काम डाउन रहते थे हमेशा और हर सिचुएशन में अपनी टीम को जिताने में फोकस करते थे। फुटबॉल में मैगल जो थे, इनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दम पे इन्होंने US की टीम को कई बार जिताया है। ऐसी लेब्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इनकी स्ट्रेटेजिक
क्विक थिंकिंग और मोटिवेशन के दम पे बास्केटबॉल में अपना नाम बना चुके हैं। सौरव गांगुली की बोल्ड लीडरशिप और टीम को मोटिवेट करने का इतना सही स्ट्रैटेजी रहा करता था कि टीम को कैसे भी करके वो जिता देते थे। अब आखिर लीडरशिप ड्यूटीज क्या होती है स्पोर्ट्स के अंदर? या तो कैप्टन की तरह या वाइस कैप्टन की तरह आप लोग को एक लीडर बनना जरूरी है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले टीम के परफॉर्मेंस से लेकर टीम अगर हार भी रही तो उसकी भी लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। कोचेस और मेंटर का पीयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे नॉलेज शेयर करना, एक्सपीरियंस लेना, जिससे कि उनकी स्किल्स और बेटर हो पाए। ढेर सारी टीम एक्टिविटीज कराना जरूरी है, जिससे कि कोहेशन टीम के बीच में डेवलप हो पाए। अगर किसी भी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको रिजॉल्व करना उसके अंदर आना चाहिए, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। और सबका एक पर्सनल और एक टीम गोल होना जरूरी है, जो लीडर को समझाना पड़ेगा अपने टीम मेंबर्स को कि यार अपनी परफॉर्मेंस को साइड रखते हुए अपनी टीम के परफॉर्मेंस पे फोकस करो। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि आखिर कैसे फिजिकल एजुकेशन एक्चुअल में नेशनल इंटीग्रिटी में हेल्प करता है। फिजिकल एजुकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दोस्तों, स्पेशली नेशनल यूनिटी के लिए, जो ढेर सारे लोगों को अलग अलग जगहों से लेकर आता है और एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे वो सभी के सभी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। जो लोग आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे आते हैं, जिससे कि हमें यूनिटी देखने को मिल पाती है। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा हूँ, हमारी टीम इंडिया का मैच चल रहा है और हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन हमारी टीम अगर अच्छा खेलेगी तो हम सभी एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे, इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा और टीम के दम पे हम हो सकता है सब दोस्त बन जाए और साथ में बैठकर मैच एंजॉय कर पाए। तो आखिर कैसे फिजिकल एजुकेशन सच में नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है? एक्चुअल में ये यूनिटी पे ध्यान देता है कि स्पोर्ट्स सच में एक वेरियस कल्चर, लैंग्वेज, सबके बैरियर को हटा के एक सेम प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे आप लोग अपने नेशनल बिलोंगिंग के साथ खेल पा रहे हो। ये आपको एक नेशनल आइडेंटिटी भी देता है, जैसे यार आईपीएल हो रहा है तो आप लोग अपने अपने सिटी की टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हो। सोशल हार्मनी भी प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे कि आप लोग सोशल बायसनेस को रिड्यूस कर पाओ और पीसफुल लिविंग को प्रमोट कर पाओ। और साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ पे भी ध्यान देता है दोस्तों, चाहे वुमन हो, ऐसे एथलीट जो डिसेबल हो, इन सब की कैसे रिस्पेक्ट करना है, उनको कैसे इंकरेज करना है, इन सब के लिए भी हेल्प करता है। अब आखिर क्या की कंट्रीब्यूशन होते हैं फिजिकल एजुकेशन में नेशनल इंटीग्रेशन? या आपके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करेगा, इक्वालिटी की भावना आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा, कल्चरल एक्सचेंज होंगे दोस्तों, नए लोगों के साथ ग्रो मिलोगे इंडिया के अक्रॉस में, और पीसफुल प्ले आप लोग के बीच में बनेगा, किसी भी टाइप का सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा और हार्मोनियस लाइफ आप जी पाओगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एक्चुअल में यूनिटी के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला है नेशनल गेम ऑफ इंडिया, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग आकर एक साथ कंपीट करते हैं। अगला है दोस्तों SGFI टूर्नामेंट, जो कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जहां पे यंग एथलीट आते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। अगला होता है खेलो इंडिया दोस्तों, जो कि ग्रास रूट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है गरीब लोगों तक के, रूरल लोगों तक के, जिससे वो भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए और अपने हुनर को दुनिया तक के प्रूव कर पाए कि वो लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, जो कि एक्चुअल में यूथ को इंटरेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज आगे पार्टिसिपेट करती है, इंटरेक्शन का मौका भी मिल पाता है। तो कुछ फैक्चुअल डेटा दोस्तों फिजिकल एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन का, 20 से 25% का सोशल कोहेशन इंक्रीज हो जाता है अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हो। तो सोशल इंक्लूजन 15 से 20% तक इंक्रीज हो जाता है अगर डिफरेंट टाइप के फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट जो होते हैं दोस्तों, ये एक्चुअल में यूथ के अंदर इंटरेक्शन डेवलप करते हैं उस रीजन के अंदर, जिसके थ्रू नेशनल यूनिटी डेवलप हो पाया। अब देखो यार, स्टेट के बीच में यहाँ पे यूनाइट कर रहा है फिजिकल एजुकेशन, तो सीधी बात है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनाइट करेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच में हम सभी इंडियंस भले ही कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ क्यों ना रहे हो, लेकिन जब अपनी कंट्री की बात आती है, कंट्री के गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात आती है, तो सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं। इसी की बात स्पोर्ट्स आप लोगों को करता है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एक्सटेंसिव रिवॉर्ड के दम पे आज के टाइम पे, अगर हमारी टीम अच्छा नहीं भी खेलती है तो हम उनको मोटिवेट करते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू, और अगर हम जीतते हैं तो उतना ही बेस्ट सेलिब्रेशन भी करते हैं कि जैसे एक्चुअल में हम लोग खेल रहे थे वहां। तो सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो एक्चुअल में स्पोर्ट्स आप लोग को माइंड बॉडी कनेक्शन बनाने में हेल्प करता। तो दोस्तों होता है यहाँ से चैप्टर समाप्त। अब उठाना है बुक, ईमानदारी से ओपन करना है यूनिट नंबर 2। जो भी पढ़ाया हूं आज उसका कंप्लीट रिवीजन करना है और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसकी प्रिपरेशन करना है। कंप्लीट आंसर इसमें मिल जाएगा और आंसर जरूर बताइएगा बुक के अंदर से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही सॉल्व करे। और अगर अभी तक बुक नहीं लिया हो तो क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो क्या यार? ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ ना तो तुम्हारी सीट कोई और ले जा लेगा। इसलिए आज ही मेहनत करो। पढ़ाई तो हो गई है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सच में इस सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देंगे, उन्हें लगेगा कि आखिरी मोमेंट में कर लेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में वहां कंफ्यूजन होगा और आंसर्स गलत होंगे, तो वो तो हो जाएंगे पीछे, आप हो जाओगे आगे, क्योंकि आपने ईमानदारी से मेरी इस बुक के साथ पढ़े थे। तो आज इस बुक को ऑर्डर करो, डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी, अमेजॉन के थ्रू ऑर्डर हो जाएगी और आप लोग के घर पे बहुत जल्दी आ जाएगी, प्रिपरेशन स्टार्ट आपकी हो जाएगी, वरना हो ही नहीं पाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।